पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस से बचाव के लिए आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जिस दिन को मनाने का मकसद हर सतह पर मर्ज से मुतालिक शऊर उजागर करना है ताकि इस खामोश कातिल पर काबू पाया जा सके। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 35 करोड़ से जायद अफराद हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार हैं। उनमें तकरीबन 15% मरीज अपने मर्ज बारे इल्म रखते हैं और जो बाकी लोग हैं इस मर्ज से आगाही उन्हें नहीं है। दुनिया भर में हर साल तकरीबन 13 लाख से ज्यादा अफराद हेपेटाइटिस के बाइस मौत का शिकार हो जाते हैं और पाकिस्तान में कैंसर के मरीजों की तादाद तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख है। और हेपेटाइटिस एक वायरस की वजह से फैलता है जो जिगर की सोजिश का बायस बनता है। और इस साल का जो थीम है वो है लेट्स ब्रेक इट डाउन। इस मर्ज की कुछ इकसाम की वैक्सीन मौजूद है। बर वक्त इलाज करा लिया जाए तो इससे छुटकारा भी पाया जा सकता है। हेपेटाइटिस है क्या, लाहक क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी अलामात क्या है, इकसाम कितनी है और लाहक हो जाए तो उसका इलाज है, इस पर तफसील से हमने गुफ्तगू करनी है। और जब मर्ज की बात हो तो किसी माहिर से ही राब्ता करना पड़ता है, किसी डॉक्टर से ही राब्ता करना पड़ता है। तो डॉक्टर ओम प्रकाश हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सबसे पहले ये बताइएगा कि हेपेटाइटिस के बारे में लोगों को बहुत कम आगाही है। हमने अपने इंट्रो में कुछ थोड़ा सा जिक्र तो किया इस वायरस के हवाले से, जरा तफसीलन बताइएगा कि होता क्या है। या थैंक यू। बिल्कुल आपने सही इंट्रो बताया क्योंकि हर साल वर्ल्ड में ग्लोबली बिकॉज दिस हेपेटाइटिस वायरस जो होता है साइलेंट किलर होता है। इसी तरह जो मेडिकल सोसाइटीज है दे डिसाइडेड कि भाई एवरी ईयर वी शुड ऑब्जर्व अवेयरनेस डे। सो एवरी ईयर देयर डिफरेंट थीम्स। तो इसी तरह 28 जुलाई जो होता है हर साल पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के नाम से मंसूब किया गया है और उसी के दिन डिफरेंट थीम्स रखे जाते हैं ताकि लोगों में आगाही दी जाए। जैसे आपने इंट्रो में बिल्कुल सही कहा था कि ये एक 100% प्रिवेंटेबल बीमारी है और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ये हो जाती है तो ये इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं और उनके साइन एंड सिम्टम मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं रहते, स्पेशली हेपेटाइटिस सी और बी के। और बदकिस्मती से हम पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के तो टॉप रिजर्वायर्स में आते हैं दुनिया में। और इसी तरीके से हेपेटाइटिस के जो है ना, हेपेटाइटिस इज एन इंग्लिश वर्ड, इसका मतलब ये होता है कि जिगर पे सोजिश आना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपको वायरसेस ही अटैक कर रहे हैं, बाकी चीज़ें भी अटैक करते हैं। पाकिस्तान में इससे बहुत सारी चीज़ें जैसे हम बात करते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। तो इसी तरह आते हैं हेपेटाइटिस के बारे में, वायरल हेपेटाइटिस पर्टिकुलरली। तो इसके 5-6 अक़साम होते हैं, A to E, A, B, C, D, E। तो आमतौर पे एक मिथ होता है कि भाई ए से लेके ई तक जो होती है ना वो सीवियरिटी ऑफ द बीमारी इंडिकेट करती है। इट्स कंप्लीटली रॉन्ग मिथ है। हेपेटाइटिस ए टू ई, तो दे ए टू ई दे आर डिफरेंट 5 एनिमीज। हर एक का एक डिफरेंट, ऑल टुगेदर दे आर डिफरेंट डिजीजेस। इनका मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन इज डिफरेंट, इनकी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज इज डिफरेंट। तो हम पहले बात करते हैं ए और ई। अगेन पाकिस्तान दुनिया में टॉप कंट्रीज में आता है ए और ई में भी। सो ए और ई जो होता है वो हमारे खाने पीने की वजह से आता है। तो जो हम अनहाइजीनिक खाना खाते हैं, जैसे आजकल मक्खियां हैं, आजकल जैसे क्लाइमेट की चेंजेस हैं और ह्यूमिडिटी है बहुत ज़्यादा। और आपको पता है कि जो कराची में भी जो वेदर प्लस में जो सफाई है, आप गंद कचरा और इनफैक्ट एवरीवेयर यू गो इनसाइड विद इन आवर कंट्री तो आपको अनहाइजीनिक चीज़ें मिल रही होती हैं, कच्ची चीज़ें, और वहाँ पे मक्खियाँ बैठी हुई होती हैं, लोग वो ले रहे होते हैं या जूसेस पी रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से ए और ई फैलता है। दूसरा ये होता है कि अगर आप वॉशरूम गए और सही तरीके से किसी ने हाथ नहीं धोए, या जैसे माँ बच्चों को क्लीन कराती है और सही हाथ नहीं धोए, तो इसको हम कहते हैं ओरोफिकल ट्रांसमिशन। तो हेपेटाइटिस ए और ई इस तरह से तो बचा जा सकता है। इसी तरह से दोनों के लिए इसी तरह इन दोनों वायरसेस के लिए वैक्सीन भी हैं। तो हेपेटाइटिस ए तो आजकल यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो 1 ईयर की एज के बाद, विद इन 5 ईयर्स ऑफ एज वैक्सीनेशन हो जाती है ए की। ई की वैक्सीनेशन अभी तक इतनी पब्लिक नहीं हुई, वो इन द रिसर्च प्रोसेस है, बट रिसेंटली वैक्सीन मार्केट में आ गई हैं, बट वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए होती है, एट मास पब्लिक के लिए अभी रिकमेंडेड नहीं है। तो स्पेशल पॉपुलेशन जैसे वुमेन पॉपुलेशन होती है तो प्रेगनेंसी में असरा ज्यादा होते हैं तो उनके लिए वो रिकमेंड होती है। बाकी ए इज डेफिनेटली इफ समवन इज नॉट वैक्सीनेटेड ही शुड गेट वैक्सीनेटेड फॉर दैट थिंग। तो डॉक्टर इनमें से हां डेंजरस वाली टाइप्स कौन सी हैं? तो डेंजरस तो देखिए सारे हो सकते हैं। मैं साइन सिम्टम्स बता दूं फिर मैं डेंजरस की बात करता हूं। तो जो इस तरह हम हेपेटाइटिस को डिवाइड करते हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रोनिक हेपेटाइटिस। ठीक है।
तो अक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब ये है कि आपको इन्फेक्शन हुआ उसी वक्त आपको सिम्टम्स हैं। अब सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे बुखार आना, भूख का खत्म हो जाना, उल्टी आना, आंखों में पीलापन आना, पेट में दर्द होना। जैसे आमतौर पे उसको लोग समझते हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया है, गैस्ट्रो हो गया है, या टाइफाइड फीवर हो गया है। तो ये सारे अनहाइजीनिक खाने से आते हैं, सिम्टम्स वही होते हैं। और उसमें हम जो, क्योंकि भूख का खत्म होना इज एन सिग्निफिकेंट साइन एंड सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस। अगर भूख खत्म हो गई इसका मतलब जिगर आपका अफेक्टेड है। तो सबसे पहले फिर उस वक्त आदमी, क्योंकि हम सबको अगर बुखार होता है तो पहले नी जर्क रिफ्लेक्ट होता है कि भाई आप पैरास्टामोल की टेबलेट खा लें। अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं हेपेटाइटिस तो बराए मेहरबानी आप पैरास्टामोल की टेबलेट ना खाएं। वो फिर हम 2-2 गोलियां दिन में 3 या 4 दफा खा रहे होते हैं। तो दैट इज डेंजरस फॉर हेपेटाइटिस में। अगर हम पैरास्टामोल की टेबलेट खाते हैं तो उनका आउटकम डिफरेंट हो जाता है। खुशकिस्मती ये है कि हेपेटाइटिस ए और ई 99% सेल्फ रिजॉल्विंग वायरस है। 1% रिस्क होता है कि वो सीवियर हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो। 99% मतलब 4 से 6 हफ्ते में वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इन्हीं 4-6 हफ्तों में हम अक्सर, हमारे यहाँ जो है ना लोग मिस्टेक्स करते हैं, वो हकीम के पास पहुंच गए, होम्योपैथी के पास चले गए, या डॉक्टर्स को पता नहीं होता तो फिर वो अननेसेसरी बहुत सारी एंटीबायोटिक। ये वायरस सेल्फ रिजॉल्विंग है। हम मरीजों को कहते हैं आप किसी के पास भी जाएं, आप कुछ भी ले लें, खाने की चीज ना लें, आप कुछ पढ़वा लें, कुछ भी कर लें एज पर योर फेथ। जैसे लोग जाते हैं डिफरेंट स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करवाने या कुछ रखवाने के लिए, तो उसको नेचुरल होना है। ठीक है। बराए मेहरबानी इस सूरत में कोई दवाई ना खाएं गैर जरूरी, कोई होम्योपैथी दवाई ना खाएं, अननेसेसरी एंटीबायोटिक ना खाएं। तो बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास जाएं तो उसका प्रॉपर्ली इलाज करें। होम्योपैथी एंड हर्बल मेडिसिन में दे आर किलर्स इन एक्यूट हेपेटाइटिस, so one should avoid that homeopathic medicines। बस ये तो 99% उसको वैसे ही ठीक होना है। अब हर एक का अपना है, कोई 1 हफ्ते में ठीक होगा, कोई 2 हफ्ते में ठीक होगा, बट बाय 4 and 6 वीक्स में वो मोस्टली ठीक हो जाता है। राइट। अगर जो 1 to 5% जो खराब होते हैं उनमें यूजुअली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। मेन ख्याल में ये रखना होता है कि उनका हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा हो। अब ये होता है क्योंकि उनको वोमिटिंग आ रही होती है तो वो एंटीएमेटिक दवाई दी जाती है, नहीं होता तो उस सूरत में ड्रिप के जरिए दी जाती है। अब अक्सर क्या करते हैं, जो एक दूसरा जो हमारी पब्लिक में होता है कि जिगर अफेक्टेड है, तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, खाना बंद कर देते हैं, जो कि गलत है। वो ऑलरेडी उस बेचारे को भूख नहीं लग रही होती या बेचारे को भूख नहीं लग रही होती और हम खाना बंद करते हैं। तो खाना बंद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, हर चीज खा सकते हैं। वो कहते हैं भाई आप गोश्त ना खाएं, ये ना खाएं, वो ना खाएं, बस ये होना चाहिए कि हाइजीनिक हर चीज खा सकता है। वो पहले तली हुई चीजें बंद कर देंगे, बेचारे को उबला हुआ दे देंगे, बैड टेस्ट होता है तो और वो ज्यादा कबाड़ा करते हैं। तो खाने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है एक्यूट हेपेटाइटिस में। राइट। फिर आते हैं कि भाई इसका कोई ट्रीटमेंट इमीडिएटली कोई होता है? नो, जस्ट हाइड्रेशन एंड सिम्प्टोमेटिक। अगर वोमिटिंग है तो वोमिटिंग की दवाई ले, और अदरवाइज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अनलेस की कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं हेपेटाइटिस। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि खाने की, ज्यादातर तो हेपेटाइटिस आपको खाने की वजह से ही होता है, लेकिन इसमें हाइड्रेशन का कितना किरदार है? क्योंकि हमारे गांव देहात में तो ये है कि अगर किसी की आंखें पीली हो रही हो तो उसको स्कंजबीन की तजवीज़ दी जाती है कि स्कंजबीन पिए वो बेहतर हो जाएगा। तो क्या लेमन के शामिल होने से भी जो है उस पर अफेक्ट होता है? तो देखिए, मैंने जैसे भी कहा 99% उसमें ठीक होना है। ठीक है, अगर आप नेचुरल कोई भी चीज ले रहे हैं और एतदाल के साथ रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रोवाइड हाइजीनिक होना चाहिए। बाकी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो अगर कहीं और भी होंगे, कुछ भी नहीं, उनसे पानी भी पी रहे होंगे तो भी ठीक हो जाएंगे। फिर अक्सर दूसरा मिथ होता है कि नहीं भाई इनको ना ताकत की एक ड्रिप लगवा दे। दुनिया में कोई ताकत की दवाई नहीं होती, दूसरा मल्टीविटामिन से ये होता है। तो जो डेक्सट्रोज की ड्रिप होती है, एक ड्रिप अगर 1 लीटर की भी होती है उसमें 50 ग्राम शुगर होता है। तो आप 2 स्पून आप अगर गिलास में शुगर डाल के पी लेंगे तो इट इज इक्विवेलेंट टू 1 ड्रिप। हाँ, अगर बिल्कुल मुंह से उल्टियां आ रही है तो फिर ड्रिप की जरूरत होती है, अदरवाइज ड्रिप्स की भी जरूरत नहीं होती। अक्सर आदमी एक मिनट होता है नहीं आप हमें ड्रिप लगाते, तो एक अननेसेसरी वो ड्रिप्स भी लग रही होती है और अपने पैसे भी जाया कर रहे होते हैं फॉर नो रीजन। ठीक है। अच्छा, और डॉक्टर साहब जिस तरीके से अभी आपने बताया है, इसका फैलाव जो है हेपेटाइटिस का वो कैसे कम किया जा सकता है, इस मर्ज पर काबू कैसे पाया जा सकता है, और अभी तक के जो हुकूमत के इकदाम हैं क्या वो सेटिस्फैक्ट्री हैं? तो जी बिल्कुल, जैसे अभी हमने सिर्फ ए और ई के बारे में बात की थी, तो ये बिल्कुल 100% प्रिवेंटेबल है। दुनिया में एरेडिकेट हो चुका है मुल्कों में, सिर्फ हम साउथ एशियन कंट्रीज है जहाँ पे ज्यादा होता है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कश्मीर रीजन में ही डिटेक्ट हुआ था जब फर्स्ट टाइम केस रिपोर्ट हुई। इसका मतलब इसी रीजन से ये हुआ था। और हमारे यहाँ आपको पता है कि ओरोफिकल ट्रांसमिशन जो हाइजीनिक की हालात हैं, तो उसको अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, वैक्सीन अवेलेबिलिटी प्रिवेंटेबल है। हमने हेपेटाइटिस बी और सी की बात नहीं की जो कि ज्यादा खतरनाक मरीज है। उसकी वजह ये कि ये साइलेंट बीमारी है और अनफॉर्चुनेटली हम सी में लार्जेस्ट रिजर्वायर में हेपेटाइटिस सी जैसे कि साइलेंट है। 85% मरीजों, अगर आज 100 मरीजों को किसी वजह से लग जाता है तो 85 मरीजों को पता ही नहीं चलेगा कि उनके अंदर बॉडी में हेपेटाइटिस सी आ गया है।
तो इसका मतलब ये है कि उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। लगता है ये कैसे, अनस्क्रीन डिवाइसेस, जो अनस्टेलाइज्ड डिवाइसेस होते हैं। हमारी मेडिकल वेटरनरी आज से अभी तो बहुत सारी ज़्यादा आगाही हो चुकी है। हमारे पास सिरिंजेस जो होते हैं सिंगल यूज होते हैं, बट अभी भी हम टीवी पे देख रहे होते हैं कभी कभार वो रीयूज ऑफ सिरिंजेस स्टिल यूज हो रही हैं बाहर वहाँ पे। तो दैट इज वन ऑफ द मोर ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी और सी के लिए। दूसरा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती हैं वो करा सकती हैं। सर्जरीज अगर आपने किसी ऐसी जगह से जहाँ पे आपके इक्विपमेंट स्टेलाइज नहीं हुए, आपने बार्बर्स के पास गए, वहाँ पे अगर उनके ब्लेड्स अगर आप मेक श्योर के प्लीज आप जाएं बार्बर से कहें कि उनका नया एटलीस्ट वो जो उनके एक्सेसरीज होती हैं उनको प्रॉपरली स्टेलाइज करें और नया ब्लेड यूज करें। तो ये एक पोटेंशियल सोर्स है। स्पेशली वुमेन पॉपुलेशन जो हमारी है वो सबसे ज्यादा रिस्क होती है, बिकॉज उनको जचकी बचकी में दे आर एक्सपोज टू द मेडिकल और ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स, वहाँ पे आपके ये रिस्क बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए वुमेन पॉपुलेशन इज एट मोर रिस्क। तो इन चीजों से हम बच सकते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है वो भी सेम मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, उसमें गैर अज़दवाजी ताल्लुकात लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, अनसेफ सेक्स, तो उससे भी हेपेटाइटिस बी ज्यादा फैलता है बनिस्बत हेपेटाइटिस सी के। तो दीज आर द थिंग्स दैट कैन प्रोटेक्ट अस। अब इन दोनों में से वैक्सीन सिर्फ हेपेटाइटिस बी की है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन ने पूरा ऑलमोस्ट इराडिकेट कर चुका। हेपेटाइटिस बी जो है वो फार ईस्ट में ज्यादा था किसी जमाने में, और जैसे आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हेपेटाइटिस बी का प्रेवलेंस कम होता जाएगा और बी की तरफ सी का प्रेवलेंस वेस्ट की तरफ ज्यादा। तो ताइवान, चाइना, दे हैव कंट्रोल्ड विद द वैक्सीनेशन। अब वो ताइवान ये बात कर रहा है कि हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन को बंद कर दें। उन्होंने इतना कंट्रोल कर लिया। उन्होंने 2000 की दहाई में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन मास स्क्रीन की थी, अब उनके पास ऑलमोस्ट 0 इंसिडेंस हो गया। तो हमारे पास भी अब हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है। और प्लस में हेपेटाइटिस बी को ये भी कहते हैं कि एंटी कैंसर है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी जो होता है साइलेंट बीमारी होती है और अचानक से जिगर में वो कैंसर भी करा सकता है 4वीं या 5वीं दिहाई की उम्र में, 40 से 50 साल की उम्र में। तो इसलिए वो हेपेटाइटिस बी का अगर वैक्सीन लग जाता है तो वो लिवर जिगर कैंसर से भी बच सकते हैं। अब आते हैं हेपेटाइटिस बी और सी। जैसे ये साइलेंट डिजीज होती है, इनके अंदर साइन सिम्टम्स नहीं होता, तो इसके लिए स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हर बंदे को अपनी एक दफा स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, और प्लस न करने ही तो जो वो जिनकी कोई सर्जरी हुई है, जिनको कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, जिनका कोई डेंटल प्रोसीजर्स हुआ है, जिनकी कोई या अनसेफ मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हैं, तो उनको एटलीस्ट अपने स्क्रीन जरूर करवा लें। अगर पता चल जाता है तो बर वक्त इनका इलाज से आप बहुत सारी मॉर्बिडिटी से बच सकते हैं। हेपेटाइटिस सी का आजकल इतना आसान इलाज हो गया है कि 99% ऑफ द टाइम अगर वो अक्यूट मतलब लिवर को उसने डैमेज नहीं पहुंचाया तो जो सबसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अभी डॉक्टर साहब आपने शेयर किया है हमारे प्रोग्राम में, वो ये मिथ बस्ट करना है कि कोई खास कैटेगरी का जो हेपेटाइटिस है वो ज़्यादा मोहलिक है और बाकी जो है वो कम मोहलिक है। तो आपने उसको मिथ को भी बस्ट किया है, तफसीलन आपने जवाब दिया है और बताया है कि हमें सवाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बताया कि क्या कंडीशंस होती हैं जिनमें ये हो जाता है। तो आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि वी आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्रीज जहाँ पर ये बीमारी मौजूद है, तो प्रिवेंशन किस तरह से मुमकिन होगी, क्या पैगाम देंगे? तो वही जैसे कहा कि साफ सुथरा सफाई निस्फ़ ईमान है, हम तो एटलीस्ट वी शुड ऑब्जर्व दैट हाइजीनिक खाना होना चाहिए सो वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम द मेनी डिजीजेस। नंबर 1। नंबर 2, स्क्रीन करवाएं अपने आप को, अगर पता चलता है तो उसको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलें। नंबर 3, वैक्सीन अवेलेबल हैं हेपेटाइटिस ए की, हेपेटाइटिस ई की, हेपेटाइटिस बी की, तो गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। अगर आपको साइन सिम्टम्स होते हैं तो जस्ट कॉन्टेक्ट योर नियर बाय डॉक्टर। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। डॉक्टर ओम प्रकाश हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे कि हेपेटाइटिस से बचाव किस तरह से मुमकिन है। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइए।